परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना। हमारे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अ, भारत में कैलेंडर इस सिस्टम से काल को देखा नहीं जाता था, क्योंकि कैलेंडर यह सिस्टम बहुत ही सीमित उद्देश्य की है और भारत में बहुत व्यापक उद्देश्य से पंचांग पद्धति प्रचलित थी। लेकिन स्वातंत्र्य प्राप्ति के समय में, और ऑब्वियस भी था वो, कि नए जमाने में कैलेंडर पद्धति अगर लोगों को जल्दी समझ में आती है तो कैलेंडर स्वरूप में भारतीय कालगणना को दर्शाना, इस उद्देश्य से भारतीय कैलेंडर बनाया गया। सन 1952 में एक समिति स्थापन हुई, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी। उसने जो सुझाव दिए, उन सुझावों के आधार पर जो कैलेंडर निर्माण किया गया और राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका, इंडियन नेशनल कैलेंडर नाम से जो प्रचलित अ, करना चाहा, उस कैलेंडर के बारे में इस एपिसोड में मैं जानकारी दूंगा। तो मेरे ये प्रयास, इन प्रयासों को सपोर्ट करने के लिए अ, कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिलहाल मेरा चैनल बहुत ही थोड़े लोगों तक पहुंचा है। मैं मैं भी सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव नहीं हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद को और नए तंत्रज्ञान के साथ जोड़ने की। जैसे जैसे अ, मैं खुद को अपग्रेड कर पाऊंगा, मेरे वीडियोस की क्वालिटी अपग्रेड पाऊंगा, कंटेंट वाइज तो मेरे पास बहुत कुछ है देने के लिए। फिर भी मेरी कोशिशें चल रही है, जितना हो सके आपके सामने, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें एक जरूर है कि इन प्रयासों में मुझे और ज्यादा लोगों से जुड़ने की जरूरत है। तो आप देखने वालों में से जितने लोगों तक इन विषयों को पहुंचा सकते हैं, उतना ज्यादातर प्रयास कीजिए, इतनी रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं कि इंडियन कैलेंडर कैसे बना, उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अब अ, कैलेंडर इस कुछ लोग ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि पंचांग यानी कि भारतीय कैलेंडर। ऐसा नहीं है। कैलेंडर का सीमित उद्देश्य है प्रशासनिक व्यवस्था और कुछ गिने चुने धार्मिक उत्सव या पर्वों का डेट का निर्देश। बस इतना ही मतलब होता है कैलेंडर का। जबकि पंचांग बहुत व्यापक होता है, लेकिन वो कंसेप्ट पीछे छूट गई। ठीक है, लेकिन प्रशासनिक इसके लिए और वैसे तो प्रशासनिक हेतु के लिए इन्हीं शास्त्रों पर आधारित कोई डेट सिस्टम हो तो अच्छा होगा, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना था। उसी में से अ, कुछ लोगों के प्रस्ताव ऐसे थे कि भारतीय पद्धति से डेट का निर्धारण होना चाहिए। तो इसमें कुछ चर्चा, परिसंवाद करने के लिए 1952 में भारत की केंद्र सरकार ने, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे चाचा जी, और बाकी के उनके साथी जो थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे, हमारे पहले राष्ट्रपति जी भी थे, इन्होंने एक निर्णय लिया कि भारतीय कैलेंडर ऐसा अगर कुछ हो सकता है तो उसके लिए एक समिति बनाई जाए। तो वो जो समिति बनाई गई, उसका नाम रखा गया कि कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी, इंडियन कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी। इस कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर मेघनाद साहा इनके पास थी। इस
इस कमिटी ने बहुत सारे विषयों पर चर्चा संवाद किया, अलग-अलग प्रांतों के इन ज्योतिषियों से संपर्क किया और उनमें से सौर वर्ष गणना अ, को प्रमुखता से लिया और अ, सामाजिक प्रशासनिक हेतु के लिए सौर वर्ष गणना ही उत्तम है। ये बहुत उत्तम काम उस कमिटी ने किया। अब इस कमिटी ने जो सुझाव दिए, उस जस्ट अ सेकंड मैं रेफरेंस देखता हूँ ज़रा। हाँ, इस कमिटी ने जो सुझाव दिए, उसके अनुसार अ, नया नई जो भारतीय वर्ष गणना पद्धति थी, वो भारतीय सौर वर्ष गणना कही गई। उसके प्रस्ताव मूलतः ऐसे थे, 3-4 मैं हाइलाइट करके बताता हूँ यहाँ पर कि वसंत संपत दिन यानी 22 मार्च और लीप वर्ष में 21 मार्च, इस दिन से वर्ष की शुरुआत मानी जाएगी। ये पहला पहला ये था प्रस्ताव का पहला बिंदु। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कि शक वर्ष की जो संख्या है, शालिवाहन शक वर्ष की जो संख्या है, वो संख्या भारतीय सौर वर्ष को दी गई। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय था कि अ, महीनों के जो नाम है, वो अ, चांद्रमास के आधार पर नक्षत्रों के नाम से जो होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि, यही नाम सौर महीनों को दिए गए। चौथा महत्वपूर्ण निर्णय था कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन करना है, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट लिया गया 82.5 ईस्ट, 82.5 ईस्ट पूर्व रेखांश, ये संदर्भ पकड़ा गया। जैसे वर्ल्ड टाइम के लिए ग्रीनिच ये मीन टाइम होता है, वैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए 82.5 ईस्ट पूर्व रेखांश, ये संदर्भ निश्चित किया गया और इस प्रस्ताव के आधार पर 22 मार्च सन 1957 डेट ध्यान में रखिए। मैं ये स्लाइड आपके सामने शेयर करता हूँ, 1 मिनट। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि अ, ये अ, 22 मार्च सन 1957 इस दिन को भारतीय सौर दिनांक 1 चैत्र सौर शक 1879, मेरा हिंदी का वर्डिंग संख्यावाचक वर्डिंग ठीक है कि नहीं पता नहीं, लेकिन 1879 79 कहते हैं इसे। देखिए प्लीज, जो हिंदी के जानकार हैं वो समझ लें। तो 22 मार्च 1957 इस दिन को भारतीय सौर दिनांक 1 चैत्र सौर शक 1879 ये दिनांक निश्चित किया गया और इस आधार पर राष्ट्रीय कैलेंडर लागू किया गया। अब ये हाँ, ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव के आधार पर ये जो कैलेंडर लागू किया गया, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस कैलेंडर के प्रस्ताव को एक मत से पारित किया गया। अब सरकार के द्वारा ये कैलेंडर लागू तो किया गया, घोषणा तो की गई, लेकिन इसके कार्यान्वयन जो होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में खुद खुद सरकार ही उदासीन रही। एक्चुअली वैसे तो सभी सरकारी दस्तावेजों में, कार्यालयों में, सार्वजनिक व्यवहारों में, विविध योजनाएं जो डिक्लेयर होती है, उनमें
इसका इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी था। इस नए भारतीय सौर कैलेंडर के हिसाब से डेट का उल्लेख करना ज़रूरी था। इसके साथ समाज में इसका प्रचार और प्रसार करना भी ज़रूरी था। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि इस कैलेंडर के प्रचार या प्रसार को सहेतुक दुर्लक्षित किया गया। जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रीय खेल होता है, ऐसे ही राष्ट्रीय दिनांक को भी एक राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक इस रूप में प्रचारित किया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब किन पॉलिटिकल कारणों से नहीं हुआ या सामाजिक कारणों से नहीं हुआ, ये अलग मुद्दा है, लेकिन नहीं हुआ, ये सच है। अब इस 1957 में अगर लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका ये राष्ट्रीय कैलेंडर है, पिछले इतने सालों से उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा। ये बात कुछ लोगों को जब बहुत सारे लोगों को समझ में आ रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें बढ़-चढ़ कर काम किया। अब इसके प्रचार और प्रसार की ये जो कमी थी, इसको पूरा करने के लिए ये और एक स्लाइड में दिखाता हूँ आपको। राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच इस नाम से एक संस्था की स्थापना की गई। ये संस्था है संभाजीनगर, औरंगाबाद। संभाजीनगर ये उसका नाम होना चाहिए, लेकिन औरंगाबाद नाम से उसको जाना जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में संभाजीनगर के यानी कि औरंगाबाद के धर्मादाय आयुक्त के कार्यालय द्वारा ये संस्था पंजीकृत और प्रमाणित की गई है। और इस मंच के माध्यम से हर वर्ष राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका यानी कैलेंडर, राष्ट्रीय सौर कैलेंडर और दैनंदिनी यानी डायरी प्रकाशित की जाती है। उसका मैं आपको एक छोटा-सा ग्लांस दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। जस्ट अ मिनट। ये है कि अ, मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ठीक से दिख सके। हाँ, शायद आपको अब ठीक से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो पेज मैंने लिया है, वो पेज है अ, सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पर एरो ले लूँ कि हाँ, ये अगर आपको दिख रहा है, एरो दिखा रहा हूँ मैं। राष्ट्रीय सौर पौष, अभी ये जो महीना चल रहा है, उसका पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि राष्ट्रीय सौर पौष सहस्य मास 1943 शक वर्ष संख्या है ये, और राष्ट्रीय सौर दिनांक का वर्ष की संख्या है ये। तो महीना पौष चल रहा है, भारतीय सौर 1943 चल रहा है। ये साइड के कॉलम में जो दिया है, ये अभी कौन सा महीना, ये जो पेज है वो दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 ये दोनों का मिलाकर है। यहाँ पर हाँ, ये दिख रहा होगा अभी आपको कि दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 का ये पेज है। युगाब्द 5123 है, और यहाँ के लेफ्ट में आपको दिखेगा कि चांद्रमास का वर्ष 1942-43 है। विक्रम संवत 2077-78 है।
अब आज का जो दिन है, आज मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो डेट है 17 जनवरी। तो इस कैलेंडर में आपको 17 जनवरी जस्ट अ मिनट, मैं इसको लेआउट बदलता हूँ, अब शायद दिखेगी आपको ये। हुँ, ये अब आपको दिख रही है। ये 17 जनवरी का दिन है। ये 17 जनवरी। इसमें जो डेट दी गई है, ये भारतीय सौर वर्षगणना के हिसाब से 27 पौष सौर 1943 या 27 सहस्य मास युगाब्द 5123 ऐसी देखी जाती है। वैसे ही आने वाले महीने का अगर मैं कैलेंडर दिखाऊं आपको, तो वो ये है कि हम्म, अब आने वाला जो 21 जनवरी, इस दिन को भारतीय कैलेंडर के हिसाब से माघ महीना शुरू होगा, सौर माघ। उसकी एक दिनांक है 1 माघ सौर 1943 या एक तपमास, ये वैदिक हिसाब से नाम है महीने का। एक तपमास युगाब्द 5123, इस तरह से इस भारतीय राष्ट्रीय सौर कैलेंडर में दिनांक देखी जाती है। अब इसके बारे में आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अ, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। RDPM RDPM डॉट ऑर्ग है या कॉम है, देखता हूं मैं। वो लिंक दी गई है। तो ये RDPM यानी राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच, और ये जो संस्था ये राष्ट्रीय कैलेंडर प्रकाशित करती है, उस संस्था ने बनाई हुई वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो इस दिनदर्शिका के बारे में, इस राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और मैं आप सबसे विनती करूंगा कि उस कैलेंडर पर परचेस नाम का एक टैब है, उसमें जाकर आप ऐसे कैलेंडर को परचेस भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके उतने कैलेंडर आप मँगवाएँ। आप में से एक व्यक्ति अगर 10 कैलेंडर भी मँगवाता है, तो 10 जगह उसका प्रचार होगा। अपने 10 मित्रों को दे दीजिए, ये किसी संस्था में दे दीजिए, किसी स्कूल में दे दीजिए, और वहाँ पर इसका प्रचार हो पाएगा। इसलिए इतना तो आप ज़रूर कर सकते हैं, और इस कैलेंडर का कॉस्ट भी वैसे ज़्यादा नहीं आएगा। आप आपको सामने उसका प्राइस दिख जाएगा। तो मैं फिर से विनती करूँगा कि RDPM के वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर भारतीय सौर कैलेंडर की जानकारी भी लें। ये संस्था क्या कर रही है, प्रचार-प्रसार के लिए क्या कर रही है,
उसके बारे में भी जानकारी लें। अगर इसमें सहयोग देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं आप। लेकिन कम से कम इतना तो करें कि इस राष्ट्रीय कैलेंडर, इस विषय का प्रचार करने के लिए थोड़ा-सा सपोर्ट करें आप। अब ये जो अ, भारतीय सौर वर्ष गणना है, इसको प्रचारित-प्रसारित करने के लिए मैं खुद इस समिति का डायरेक्ट मेंबर तो नहीं हूँ, इस संस्था का, लेकिन इनसे अच्छी तरह से जुड़ा हूँ। अभय काका मराठे करके बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, उन उनके संपर्क में हूँ। बाकी के अन्य सदस्यों के साथ भी संपर्क में हूँ। अब इस कैलेंडर में भी थोड़े बहुत और बदलाव करने हैं, सुझाव है। अब ये सुझाव क्या करने हैं, इस बारे में इस समिति के लोगों के साथ बातचीत होती रहती है, जिनमें कुछ जगह मैं शामिल होता हूँ और जो नए बदलाव करने हैं इस कैलेंडर में, जैसे कि ये ये जो अ, यहाँ पर दिखाऊँ मैं आपको, ये 1943 ये जो शक वर्ष की संख्या दी गई है, उसकी जगह युगाब्द की संख्या का प्रयोग हो, ऐसा एक प्रस्ताव है। और दूसरा अ, ये जो चांद्रमास के ही नाम दिए गए हैं, यानी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, यहाँ पर माघ है, उसकी जगह वैदिक पद्धति के नाम, जो माघ को तपमास, जो इधर ब्रैकेट में दिया गया है, इस तरह से दिया जाए, ऐसे कुछ प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव संसद तक पहुंचाने हैं और वो नए सुधार लाने का एक प्रस्ताव रखना है। उस बारे में काम चल रहा है। लेकिन जो कैलेंडर पब्लिश हुआ है, उसका प्रचार-प्रसार जारी रखना है। उसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। उनमें से एक ये भी था कि अ, कुछ नियोजन ऐसे चल रहा था कि एक पद यात्रा का आयोजन किया जाए, लेकिन ये कोरोना वगैरह के ओवरऑल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये थोड़ा-सा पद यात्रा या किसी बड़ी इवेंट का आयोजन करना अभी पिछले 1 डेढ़ साल से संभव नहीं हुआ है। जैसे रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाएँगी, थोड़ा-सा रूटीन हो जाएगा, अ, तब उसके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन तब तक आप जितना हो सके ज़रूर आरडीपीएम वेबसाइट पर भी जाएँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके अगर डायरेक्ट ओपन नहीं होता है वेबसाइट, तो वहाँ से लिंक कॉपी कीजिए और ब्राउज़र में पेस्ट करके आप उस लिंक पर जा सकते हैं। अब इसमें एक है कि शंका आ सकती है मन में कि अ, ऐसी नई कालगणना को अगर बाहर यूज़ करने जाएँगे, तो इसको कौन मानेगा? तो उसके बारे में कुछ मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ फिर से। हुँ, हाँ, ये है। ये अभी फ़िलहाल सद्य काल में इसको कहाँ-कहाँ पर जस्ट अ मिनट मैं थोड़ा व्यू कम करता हूँ तो ताकि आपको ठीक से दिखे ये। हुँ, अब शायद आपको ठीक से दिख रहा होगा। इस सद्य काल में राष्ट्रीय दिनांक का प्रयोग कहाँ-कहाँ पर हो रहा है, तो राजपत्र में होता है, जो गैज़ेट्स निकलते हैं, उसमें होता है इस राष्ट्रीय दिनांक का उपयोग। अंतर्राष्ट्रीय जो करार होते हैं, भारत के अन्य देशों के साथ जो करार होते हैं, उनमें इस दिनांक का प्रयोग किया जाता है।
महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय पंत प्रधान जी, इनके ऑफिस से निकले हुए जो निमंत्रण पत्र होते हैं, उन पर ये राष्ट्रीय दिनांक होती है। शासकीय तौर पर जो विशेष निमंत्रण पत्र निकाले जाते हैं, उन पर भी ये भारतीय राष्ट्रीय सौर दिनांक होती है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के उद्घोषणाओं में इस दिनांक का प्रयोग किया जाता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परिपत्रक में इसका उल्लेख है। वो भी आपको आगे दिखाऊंगा मैं वो परिपत्रक। अ, केंद्रीय दिनदर्शिका जो निकलती है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो डायरीज वगैरह होती है, ऐसे साहित्य में इस दिनांक का प्रयोग होता है। और हमारी पार्लियामेंट पार्लियामेंट का जो कामकाज चलता है, उसमें अभी अ, ये प्रयोग होता है। अब इसके अलावा और कहाँ पर इसका प्रयोग शुरू करने की जरूरत है, वो देखना भी जरूरी है कि राष्ट्रीय दिनांक का इन जगहों पर उपयोग किया जाना जरूरी है। कौन सी? सभी दस्तावेजों के दिनांक, यानी कि ये प्रॉपर्टी खरीद और बिक्री के जो दस्तावेज होते हैं, जन्म या मृत्यु का जो पंजीकरण होता है, पारपत्र यानी पासपोर्ट ऑफिस में भी, हमारे पासपोर्ट पर भी हमारी बर्थ डेट के साथ और पासपोर्ट इशू डेट के साथ ये भारतीय दिनांक का भी होना जरूरी है। इसके साथ पैन कार्ड में होना जरूरी है, आधार कार्ड में होना जरूरी है, मतदाता कार्ड में होना जरूरी है। हमारी पाठशाला और महाविद्यालयों का जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है, या यूनिवर्सिटीज का माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उसमें होना जरूरी है। उसके बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो होता है आरटीओ ऑफिस में, वाहन पंजीकरण, उसमें होना जरूरी है। इसके साथ इंश्योरेंस जो होता है, बीमा, आयुर्बीमा या जनरल बीमा, उसके प्रमाण पत्र में, इंश्योरेंस के सर्टिफिकेट में इस दिनांक का प्रयोग होना चाहिए। और कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड किसी ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन में इस दिनांक का प्रयोग शुरू करना जरूरी है। अब इसका मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि जो आपको बताया मैंने कि ये है रिजर्व बैंक का परिपत्रक, जिसमें मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाने की कोशिश करता हूँ कि ये पत्र कब का है। 1 जुलाई 2015, यानी 10 आषाढ़ 1937। ये 10 आषाढ़ 1937 ये हुई भारतीय सौर दिनांक। और 1 जुलाई 2015 ये हो गई ग्रेगोरियन दिनांक, जो अभी फिलहाल हम यूज करते हैं। तो ये परिपत्रक किसके लिए निकाला है रिजर्व बैंक ने? ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबी, acceptance of check bearing a date as per national calendar Shaka Samvat for payment. Government of India has accepted Shaka Samvat as national calendar with effect from 22nd March 1957, and all government statutory orders, notifications, acts of parliament, etc., where both the dates, that is Shaka Samvat, and as well as Gregorian calendar. An instrument written in Hindi having date as per Shaka Samvat calendar is a valid instrument। यानी ये चेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। चेक ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में।
तो क्लियर कट बताया गया है कि जिन चेक्स पर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर भारतीय सौर दिनांक के हिसाब से दिनांक डाली गई है, डेट डाली गई है, वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। ये खुद रिजर्व बैंक ने कहा है। और दूसरा एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ये है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने निकाला है। ये कब का है? 7 जनवरी 2013 का है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑल मेंबर बैंक्स, डियर सर मैडम, awareness in banks, awareness in banks for national sucker dates on checks। इसमें ये बताया गया है कि किसी ने कंप्लेंट की थी, उनका चेक इस वजह से रिटर्न आ गया। यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, शायद आपको ठीक से क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो पढ़ के समझ में आएगा। We have received a communication from Reserve Bank of India, wide their letter number so and so, dated 18th December 2012, on a complaint received from Mr. Anand D. Deshmukh, Aurangabad. The complaint in his letter has raised concerns that his checks with sucker dates were returned by few banks for reasons being invalid date। यानी कि 2012 में रिजर्व बैंक ने ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मिस्टर आनंद डी देशमुख, इनका एक चेक डिसऑनर हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, कि उनका चेक डिनाई किया गया है इस बेसिस पर कि डेट इनवैलिड डेट है। इस ये रीजन दिखा के उनका चेक डिसऑनर किया गया था। A copy of the communication is enclosed. In this connection, we wish to state the the extant RBI guidelines contained in the Master Circular of Customer Service, wide TBOD number so and so, 2nd July 2012, gives sufficient instructions to banks to accept checks bearing a date as per Indian national calendar, that is Shaka Samvat, for payment। ये उस इतना पढ़कर शायद सफिशिएंट है कि बैंक एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी अपने एक मेंबर बैंक को ये एक लेटर दिया है कि रिजर्व बैंक ने हमें सफिशिएंट आदेश दे दिए हैं, इसलिए कि जिस चेक पर या जिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर भारतीय दिनांक अंकित हो, उसको ऑनर किया जाए, उसको आप खारिज नहीं कर सकते। इतना लीगल स्टैंड उसको है। तो मैं आपको विनती करता हूं कि हमारे सारे व्यवहारों में ये भारतीय दिनांक का उल्लेख करना हम शुरू करें, और हमें सिर्फ कैलेंडर तक नहीं रुकना है, आगे चलकर पूर्णतः भारतीय कालगणना को हमें प्रसारित, प्रचारित और पुनर्स्थापित करना है। इसके लिए मैं समझता हूं कि आपको ये विषय अ, अच्छा लग रहा होगा, जरूरी लग रहा होगा। और अगर मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, या ये समिति, राष्ट्रीय दीनदर्शिका प्रसार मंच जो प्रयास कर रहे हैं, उनको अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने बताई हुई वेबसाइट पर भी जाइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। जितना हो सके उतने लोगों तक इस विषय को पहुंचाने की कोशिश करिए। तो आज का वीडियो थोड़ा इस
नए भारतीय कैलेंडर की इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपको बताया। अगले वीडियो से हम भारतीय कालगणना के एक-एक आयाम को समझने की कोशिश करेंगे। तब तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।